नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 4 पढ़ रहे थे। यूनिट 4 में हम अपना लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का, और इससे पहले हमने देखा था कि बहुत सारी एल्गोरिथम्स को पढ़ा था जो सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होती हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसर जो आजकल चलते हैं मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, मल्टी प्रोसेसर हार्डवेयर, एक ही प्रोसेसर में कई सारी कोर हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, आजकल अलग अलग वेरिएंट्स के अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स आ रहे हैं जिनको सीपीयू बोलते हैं अपन। देखिए, प्रोसेसर और सीपीयू सेम चीज़ है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोसेसर अलग है सीपीयू अलग है। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोसेसर अभी अपन ने पढ़ा था। इससे पहली वीडियो में अपन ने अब तक की जितनी वीडियोस थी उनमें देखा था कि सिंगल प्रोसेसर्स में कैसे एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनमें एक ही सीपीयू होता था। आजकल के जो चल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो मल्टी प्रोसेसर है, यानी उनमें अलग अलग कोर हो सकती हैं, 1 2 3 4 4 कोर हैं। तो इसका मतलब क्या है, सेपरेट 4 माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो ऐसे जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं इनको मल्टीपल प्रोसेसर्स बोलते हैं। इनमें ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे काम करती हैं वो आज हम देखेंगे। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये समझ लीजिए इसमें से बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, बहुत सिंपलेस्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को इकट्ठा किया गया है जिससे आप लोग आसानी से अच्छी नॉलेज गेन कर पाओ। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरा प्रोसेसर है, उसमें मल्टीपल प्रोसेसर है और उसमें 4 कोर है। ठीक है, कितनी कोर है उस प्रोसेसर में, मेरे सीपीयू में 4 कोर हैं, 1 2 3 4। जनरली 1 2 3 4 की बजाय अगर अपन इसको 0 से काउंट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 0 से ही काउंट होते हैं प्रोसेसर की कोर। तो पहली कोर होती है 0, दूसरी होती है 1, तीसरी होती है 2 और चौथी होती है 3। ठीक है, 0 1 2 3 कितनी कोर हो गई, 4 कोर हो गई। 4 कोर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जनरली अपने कंप्यूटर, अपना आपका जैसे ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर की जो टास्क बार होता है सबसे नीचे, ठीक है, डेस्कटॉप पर जो टास्क बार होता है इस पर राइट बटन क्लिक करोगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो चलिए टास्क मैनेजर को मैं ओपन कर रहा हूँ। टास्क मैनेजर को ओपन करने पर मैं गया परफॉर्मेंस वाले टैब में गया। परफॉर्मेंस वाले टैब में जाकर मैंने रिसोर्स मॉनिटर पर क्लिक किया। रिसोर्स मॉनिटर पर क्लिक करने पर नीचे रिसोर्स मॉनिटर है और फिर मैंने सीपीयू का ऑप्शन दबाया तो यहाँ पे मेरे सीपीयू खुल गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि CPU 0, CPU 1, CPU 2 एंड CPU 3। ठीक है, तो मेरे चारों कोर काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। अब देखिए, जो मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो देखिए, असिमेट्रिक तो अब यूज़ नहीं करते हैं, सिमेट्रिक का बहुत विशेष इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक पे ही फोकस करना है हमें, असिमेट्रिक तो बस जनरली पढ़नी है। देखिए, असिमेट्रिक में क्या होता है, यह मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर प्रणाली है, यहाँ सभी प्रोसेसर्स के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे 4 प्रोसेसर्स हैं, P0, P1, P2 एंड P3। ठीक है, उदाहरण के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए केवल एक सीपीयू की अनुमति दे सकता है। यानी मान लीजिए इसमें क्या होगा, इसमें जनरली एक शेड्यूलर होगा एक प्रोसेसर्स के पास। ठीक है, एक प्रोसेसर्स के पास क्या होगा, एक प्रोसेसर के पास होगा शेड्यूलर, और वो यहाँ से, ये क्यू है और क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ से वो डिसाइड करेगा कि कौन से सीपीयू में कौन सी प्रोसेस जानी है, यानी कौन से सीपीयू को कौन सी प्रोसेस अलॉट करनी है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए इसमें ये भी डिसाइड हो सकता है कि मान लीजिए जो कोर नंबर 0 है ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की टास्कों को कंप्लीट करेगी। ठीक है, और जो कोर नंबर 1 है वो ओनली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगी। तो इस तरीके से इसमें होता है। मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में एक सिंपल स्कीम होती है, इसमें पर्टिकुलर सीपीयू शेड्यूलर को रन करता है। तो मान लीजिए इसमें जो सीपीयू नंबर P3 है वो पर्टिकुलर शेड्यूलर को रन कर रहा है। क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर शेड्यूलर रन कर रहा है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो प्रोसेसर नंबर 4, यहाँ पे ये प्रोसेसर नंबर 4 है और ये शेड्यूलर को रन कर रहा है। यहाँ पर प्रोसेसर नंबर 4 के पास प्रोसेसेस की क्यू होगी, तो ये जो क्यू दिख रही है आपको, ये किसके पास होगी, इस प्रोसेसर के पास एक्सेसिबल होगी। यही शेड्यूलर सभी के लिए डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस कौन से प्रोसेसर में रन होनी चाहिए। फिर ये जो लास्ट वाला शेड्यूलर को हैंडल कर रहा है ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि P0, P1, P2 में कौन सी प्रोसेस क्यू में से कौन से प्रोसेसर में कौन सी प्रोसेस जानी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए।
तो ये जनरली सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो अगला वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा अपन को फोकस करना है। अब देखिए अगला वाला है सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग स्कीम। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। इस स्कीम में यहाँ पर प्रत्येक प्रोसेसर के पास खुद का शेड्यूलर होता है। इसमें मान लीजिए हमारे पास ये 4 प्रोसेसर हैं, P0, P1, P2 एंड P3, ठीक है। और हर प्रोसेसर के पास खुद का शेड्यूलर होगा, यानी इसके पास भी शेड्यूलर होगा, 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 ठीक है। और हर शेड्यूलर इंडिपेंडेंट काम करता है, ठीक है। टाइम स्लैश के अंत में जैसे ही इनकी टाइम स्लाइस खत्म होती है, टाइम स्लाइस के अंत में प्रत्येक प्रोसेसर ये डिसाइड करता है कि उसको अगली कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रोसेसर सेल्फ शेड्यूल्ड होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर प्रोसेसर के पास खुद का शेड्यूलर होता है। सभी प्रोसेसेस की कॉमन रेडी क्यू या फिर प्राइवेट रेडी क्यू होती है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनने लायक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोसेसर के पास अलग अलग क्या है, खुद का शेड्यूलर है। इसके पास भी शेड्यूलर है, इसके पास भी शेड्यूलर है, इसके पास भी शेड्यूलर है। वहाँ पे क्या था, इस असिमेट्रिक में एक ही प्रोसेसर के पास शेड्यूलर होता था और वो डिसाइड करता था कि इसके लिए कौन सी प्रोसेस अलॉट करनी है, इसके लिए कौन सी करनी है, इसके लिए कौन सी करनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सबके पास खुद के शेड्यूलर हैं और खुद के शेड्यूलर डिसाइड करते हैं इंडिपेंडेंटली कि यहाँ से मुझे ये एग्जीक्यूट करानी है, मुझे ये एग्जीक्यूट करानी है, मुझे ये एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है। बारी बारी से क्यू को एक्सेस करते हैं और प्रोसेस उठा उठा के अपने आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये हकीकत में काम होता कैसे है, ये ग्लोबल पर CPU क्यू। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लिया मैंने आप लोगों के लिए, बड़ी आसानी से ही समझ में आने वाला है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए सिमेट्रिकल शेड्यूलिंग स्कीम के तीन वेरिएंट हैं यहाँ पे, विद ग्लोबल क्यू, पर CPU क्यू, हाइब्रिड क्यू। तो देखो विद ग्लोबल क्यू में क्या होता है, इस स्कीम में सभी प्रोसेसर्स या सभी CPU के लिए केवल एक कॉमन रेडी क्यू की प्रोसेसेस होती हैं जो प्रत्येक प्रोसेसर के साथ शेयर की जाती हैं। फिर प्रत्येक प्रोसेसर खुद का शेड्यूलर ग्लोबल रेडी क्यू में देखता है और डिसाइड करता है कि उसको अगली कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करानी है। तो देखिए यहाँ पे जो क्यू है ये हमारी क्या है, ग्लोबल क्यू है। रेडी प्रोसेस इसमें आके रहती हैं, ठीक है। और ये अपने 4 अलग अलग क्या है प्रोसेसर्स हैं, क्योंकि 4 कोर है मेरे प्रोसेसर में। तो इसमें क्या है, हर प्रोसेसर इस रेडी क्यू में एक्सेस करता है, ठीक है, और डिसाइड करता है कि उसको कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करानी है। इस स्कीम में CPU का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है और सभी प्रोसेसेस को CPU का फेयर शेयर मिलता है। यानी CPU मान लीजिए ये वाली इसमें चलेगी, फिर ये देखेगा, इसको ये ले लेगा, इसको ये ले लेगा, इसको ये ले लेगा, ठीक है। ये रेडी क्यू से प्रोसेसेस को ले रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इनके पास खुद के शेड्यूलर होते हैं और ये कॉमन ग्लोबल चीज़ होती है जिसको सब एक्सेस कर सकें। तो कॉमन भी वही हो गया शब्द, ग्लोबल या कॉमन, ठीक है। अगर इसको प्राइवेट बोलें तो प्राइवेट को पर्टिकुलर एक प्रोसेसर ही लेगा, लेकिन ये ग्लोबल है तो ग्लोबल में तो सभी एक्सेस करेंगे इस क्यू को और यहाँ से प्रोसेसेस को ले लेके सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हर प्रोसेस को CPU का फेयर शेयर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ड्रॉबैक क्या है, अनसीरियलाइज्ड एक्सेस। इसमें सिंगल क्यू को सभी प्रोसेसर के द्वारा शेयर किया जा रहा है। अगर ऐसे में किसी प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेसर के शेड्यूल्ड, अब देखिए मान लीजिए ये प्रोसेस है, इसको सेम टाइम पर इसने भी एक्सेस कर लिया और इसने भी एक्सेस कर लिया और दोनों ने एग्जीक्यूट करा दिया सेम प्रोसेस को, तो गड़बड़ हो गई ना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या होता है, सीरियलाइज्ड स्कीम यूज़ करते हैं और सीरियलाइज्ड स्कीम में क्या होता है, लॉकिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी जब P0 का शेड्यूलर इस क्यू को एक्सेस कर रहा है तो बाकी प्रोसेसर्स के लिए ये क्यू लॉक्ड रहेगी, क्या रहेगी, लॉक्ड रहेगी। जैसे ही इसने इस प्रोसेस को ले लिया एग्जीक्यूट कराने के लिए, अलॉट कर लिया, रेडी क्यू से ले लिया एग्जीक्यूट कराने के लिए, फिर अनलॉक हो जाएगी, फिर ये लेगी तो बाकी इन तीनों के लिए फिर ये लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सीरियलाइज एक्सेस बोलते हैं। जनरली आपको पता होना चाहिए कि सीरियलाइज एक्सेस क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, लॉकिंग टेक्निक, ठीक है। दूसरी है अपनी पर CPU क्यू। इसमें क्या होता है, कॉमन एक क्यू नहीं होती, कॉमन रेडी क्यू नहीं होती, जिसमें जैसा आपने पहले देखा था कि हर प्रोसेसर अलग अलग एक ही क्यू में से प्रोसेसेस को ले लेके एग्जीक्यूट करा रहे थे। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हर प्रोसेसर के लिए सिंगल क्यू होती है, हर प्रोसेसर के लिए एक रेडी क्यू होती है, ठीक है। यानी CPU 0 के लिए देखिए अलग क्यू है ये, ठीक है, और फिर CPU 1 के लिए ये क्यू है, CPU 2 के लिए ये क्यू है, CPU 3 के लिए ये क्यू है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, यानी प्रत्येक प्रोसेसर के पास खुद की रेडी प्रोसेसेस की क्यू होती है, जिससे प्रत्येक प्रोसेसर को सिर्फ अपनी क्यू को देखना होता है
उसको कॉमन क्यू में नहीं देखना, उसको सिर्फ अपनी क्यू में देखना है। इसकी क्यू में मान लीजिए 1 2 3 4 प्रोसेस है, इसको अपनी क्यू में देखना है तो इसमें 5 प्रोसेस है। इसको अपनी क्यू में देखना है, इसमें 5 प्रोसेस है। इसको अपनी क्यू में देखना है, ये 1 प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अगली उनको कौन सी एग्जीक्यूट करानी है। तो मान लीजिए इसने अपनी ये वाली ले ली एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसके बाद ये अगली देखेंगे तो अगली ये है, फिर इसको ले लेंगे। फिर ये एग्जीक्यूट हो गई तो फिर अगली देखेंगे, अगली ये है, इसको एग्जीक्यूट ले लेंगे। फिर अगली देखेंगे, फिर इसको कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या इंटरप्शंस नहीं है कि कॉमन में यूज़ कर रहे हैं तो ये भी इसको भी चाहिए उसको भी चाहिए, क्योंकि सीरियलाइज्ड एक्सेस में लॉकिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ना, वो कारगर साबित नहीं है। पर देखिए इसमें क्या है, चलो अच्छा है कि हर प्रोसेस को अलग अलग क्यू मिल रही है कि भैया कोर नंबर 0 में ये वाली क्यू में से प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी। और यानी देखिए इसको और देखते हैं अच्छे तरीके से। इसको मान लीजिए Q0 मान लेते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं, और इसको Q2 मान लेते हैं, और इसको Q3 मान लेते हैं। अब Q0 CPU 0 के लिए है, Q1 CPU 1 के लिए, Q2 CPU 2 के लिए, Q3 CPU 3 के लिए। ये अपनी अपनी क्यू से अपनी अपनी प्रोसेस को लेके एग्जीक्यूट करते हैं बड़ी ही सिंपल तरीके से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लोड इम्बैलेंस। क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, लोड इम्बैलेंस। ये जब होता है जैसे किसी CPU की रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, देखो इसको बहुत सारी प्रोसेस है, देखो इसको बहुत सारी प्रोसेसेस है, और किसी CPU रेडी क्यू में बहुत कम प्रोसेस है, देखो इसमें कम प्रोसेस है, इसमें कम प्रोसेस है। तो इससे क्या हो रहा है, CPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, लोड इम्बैलेंसिंग हो रहा है, यानी लोड प्रॉपर मिलना चाहिए सबको बराबर। इसमें से क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि पर CPU क्यू में प्रॉब्लम क्या होती है, ड्रॉबैक क्या पर CPU क्यू का, तो आपको पता होना चाहिए। या लोड इम्बैलेंसिंग में से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए लोड इम्बैलेंसिंग कैसे होता है, तो मैंने बता दिया। अब देखिए हाइब्रिड क्यू क्या होती है। ग्लोबल क्यू सबसे पहले पढ़ी थी अपने, ग्लोबल क्यू, फिर पढ़ी थी पर CPU क्यू यानी प्राइवेट क्यू, हर CPU को प्राइवेट मिल रही है। और हाइब्रिड में क्या होता है, ग्लोबल और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो इसमें क्या होता है, ग्लोबल क्यू और लोकल CPU क्यू दोनों को यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रत्येक CPU के पास खुद की लोकल क्यू तो है ही है। देखो इसकी CPU के पास इसकी लोकल क्यू है, इस CPU के पास इसकी लोकल क्यू है, इस CPU के पास इसकी लोकल क्यू है, इस CPU के पास इसकी लोकल क्यू है। साथ ही ग्लोबल क्यू को भी सभी प्रोसेसर्स के साथ शेयर किया गया है। ये अपनी ग्लोबल क्यू है और ये अपनी लोकल क्यू है। ठीक है, ये हमारे प्रोसेसर्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ग्लोबल क्यू है, इसको भी शेयर किया गया है, जिससे मान लीजिए इस वाली में 4 प्रोसेस हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 5 प्रोसेस हैं, देख पा रहे हो, इसमें 1 है। तो इसमें से प्रोसेसेस फिल होंगी, इसमें भी 5 हो जाएंगी, इसमें फिल हो जाएंगी, इसमें भी 5 हो जाएंगी, इसमें भी फिल हो जाएगी, इसमें भी 5 हो जाएंगी। तो इससे क्या हो रहा है, सबको बराबर लोड मिल रहा है, जिससे सब बैलेंस होकर काम कर रही हैं। सारी कोर्स क्या कर रही हैं, बैलेंस होकर काम कर रही हैं। तो ग्लोबल क्यू यहाँ पर लोड बैलेंसिंग का काम कर रही है। ये क्या कर रही है, लोड को बैलेंस करने का काम कर रही है इन सभी प्राइवेट क्यूज़ में। ठीक है, जिससे प्रत्येक CPU को एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोसेसेस का फेयर शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा प्रोसेस मिली है इसको, और इसको इससे कम मिली है, इसको इससे कम मिली है, इसको सबसे कम मिली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर मिले, फेयर शेयर मिले सबको बराबर, कि सब प्रोसेसेस को बराबर एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो दोस्तों इसके नोट्स को आप तसल्ली से अकेले में बैठ के पढ़ोगे ना, तो नोट से भी समझ में आ जाएगा कि कैसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में हमने पढ़ा था। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक 2 टाइप का होता है। सिमेट्रिक असिमेट्रिक में तो क्या होता है, पर्टिकुलर एक जो प्रोसेसर होता है, कोर होती है पर्टिकुलर एक CPU, या मान लीजिए यहाँ पर CPU का शब्द प्रोसेसर सेम शब्द है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा मल्टी प्रोसेसर है और उसमें 4 कोर हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें 4 CPU हैं या 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं। ठीक है, और वो सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोर को पर्टिकुलर काम अलॉट कर दिया जाता है और एक कोर पर्टिकुलर शेड्यूलर को हैंडल करती है। ठीक है, एसिमेट्रिक और फिर सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में जनरली सभी कोर्स का सभी कोर जो होती हैं CPU होते हैं, जो प्रोसेसर होते हैं। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में एक CPU लगा है, उसके अंदर 4 प्रोसेसर हैं। ठीक है, तो चारों के पास अलग अलग क्या होगा, शेड्यूलर होगा और अलग अलग क्यू होगी। तो अलग अलग क्यू होगी तो उसको तो बोलेंगे प्राइवेट क्यू, पर CPU क्यू, और सभी के लिए कॉमन क्यू होगी जिसमें से वो एक्सेस करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्लोबल क्यू। और जब ग्लोबल क्यू और प्राइवेट क्यू दोनों मिलकर काम करेंगी तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड क्यू। और कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत, थोड़ा सा दिमाग से अकेले में पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक जनरल चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इसको भी बता दूँ, क्यों छोड़ूँ। रियल टाइम सिमेट्रिक शेड्यूलिंग और होती है एक और, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और रियल टाइम सिमेट्रिक। इसमें क्या होता है, जब एक या एक से अधिक हार्डवेयर डिवाइस के जरिए स्टिमुली जनरेट होती है,
जिस पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्यूटर को रिएक्ट करना होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 में वीडियो, उसमें बताया था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जैसे ही हार्डवेयर डिवाइस से कोई इवेंट जनरेट हुई जिस पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्यूटर को रिएक्ट करना होता है, जैसे एयरपोर्ट पर फ्लाइट सिमुलेशन, ठीक है, और एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट मोड, या फिर कोई रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च हो रही है, तो वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बटन दबा दिया और रॉकेट हो रही है, वॉर खत्म हो गया उसके बाद लॉन्च, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम रियल टाइम यूज़ करते हैं शेड्यूलिंग। तो ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड में क्या होता है, यानी जो ऐसे सिस्टम जिन पर फिक्स्ड गारंटेड टाइम अमाउंट में क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल टास्क का मतलब क्या है, बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही तुरंत, जैसे मैंने ब्रेक वाला एग्जांपल बताया था कार में, या फिर रॉकेट वाला एग्जांपल है, या फिर ये एयरपोर्ट पर फ्लाइट सिमुलेशन है, या एयरक्राफ्ट पर ऑटो पायलट मोड है। यानी मैंने ऑटो पायलट मोड सेलेक्ट कर दिया, यानी एरोप्लेन अपने आप चले, तो अगर वो थोड़ा सा डिले हो गया तो मेरा एरोप्लेन नीचे जाएगा सीधा और धरती पे जाके बूम, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा होता है कि जैसे एरोप्लेन में पाकिस्तान का क्या आ गया, कोई एरोप्लेन आ गया आसमान में पाकिस्तान का, ठीक है, और भारतीय वायुसेना ने देख लिया उसको और उन्होंने उस पर क्या रॉकेट लॉन्च कर दी, रॉकेट लॉन्च कर दी। तो ऐसा फिक्स रियल टाइम पे काम करना होगा उसको, हार्ड रियल टाइम पर, कि वो जाके इसको बूम उड़ा दे इसको। ऐसा नहीं कि ये यहाँ इंडिया में घूम गया और पाकिस्तान पहुँच गया और हमारी रॉकेट तब आसमान में जा रही है, नहीं भैया, तुरंत होना चाहिए काम। ऐसे सिस्टम फिक्स्ड गारंटेड टाइम अमाउंट में क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट करते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, और ये मैं दोनों ये चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 में, ठीक है, फिर भी एक बार नोट से और देख लेना आप। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर n नंबर ऑफ पीरियोडिक इवेंट हैं, यानी हमारी n नंबर ऑफ इवेंट हैं, और i पीरियड इवेंट हमने किसको बोला, इस i को इवेंट बोला यहाँ पे, और पीरियड i के साथ अकर होता है, वो किसके साथ निकलता है, पीरियड i के साथ, यानी पीरियड i के साथ वो इवेंट अकर हो रहा है, जिसमें प्रत्येक इवेंट को हैंडल करने के लिए CPU के टाइम की सेकंड, CPU के टाइम की सेकंड बोला है हमने CI की ज़रूरत होती है। ऐसे में लोड सिर्फ हैंडल तब होगा जब ये फॉर्मूला इम्प्ली होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, जनरली इसमें तो मेरे हिसाब से रिसर्च वगैरह में ही क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक नई टर्म और है आप लोगों के लिए, प्रोसेसर एफिनिटी किसे बोलते हैं, ठीक है। देखो, प्रोसेसर एफिनिटी क्या होता है, इस सिस्टम में यूज़र को दिया जाने वाला एक ऑप्शन होता है। जैसे अभी मैंने टास्क मैनेजर वाला एक ऑप्शन बताया था, उसमें यूज़र को ऑप्शन दिया गया है कि वो किसी प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी सेट कर सकता है, लो प्रायोरिटी भी सेट कर सकता है, और मीडियम, रियल टाइम, कुछ भी वो अपने हिसाब से यूज़र प्रोसेस की प्रायोरिटी को सेट कर सकता है, ठीक है। तो प्रोसेसर एफिनिटी भी सेम उसी तरह सिस्टम में यूज़र को दिया जाने वाला एक ऑप्शन है, जिसमें यूज़र को चॉइस मिलती है कि वो कौन से प्रोसेसर में अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। ऐसा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की 2.4 कर्नल वर्जन में यूज़ होता है। तो इसको, ऐसी स्कीम को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज फ्राइडे हो गया, ठीक है। आज आप सारे नोट्स को और कल 2 दिन में रिवाइज कर लो। संडे को मैं लूँगा आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है शायद, तो थोड़ा सा अच्छे से इस चैप्टर को कर लेना। और संडे को जो जॉब करते हैं वो भी फ्री रहते हैं, सब फ्री रहते हैं, सब मॉक टेस्ट को देखना। और फिर मॉक टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सही नहीं आ रहे हैं, मैंने देखे हैं, बहुत गंदे गंदे आ रहे हैं, यानी मुझे शर्म आ रही है बताने में भी। थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लो यार, ठीक है। चीज़ और याद रखना कि जिन लोगों ने वेबसाइट पर यार ऐप में कोर्स को रेटिंग नहीं दी है, कोर्स को, ऐप को नहीं, कोर्स को, जैसे कोर्स है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको रेटिंग देनी होती है, उसको रेटिंग और कमेंट दे देना। और जिन लोगों ने ऐप पर भी रेटिंग नहीं दी है, ठीक है, वो ऐप पर भी फीडबैक और रेटिंग जरूर दे देना, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट के बाद तो अपने नेक्स्ट वीक में अपन नेक्स्ट चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसका नाम है डेडलॉक। क्या नाम है, डेडलॉक। तो चैप्टर नंबर 5 होगा वो अपना, और अगले वीक में अपन कोशिश करेंगे कि डेडलॉक को ख़त्म कर दें, और उसके बाद अगले वीक में अपना चैप्टर 6 और 7 ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब रिवाइज़ करिए, ठीक है, आपको काफ़ी टाइम दे रहा हूँ।
इसी के साथ मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।